Hello everyone, you're most welcome in this channel. This video gives all the answers of your questions related to the chapter Business Trade and Commerce which is in class 11th Business Studies. ये जो पूरा चैप्टर है वो दो सेक्शन में डिवाइडेड है. सेक्शन 1 में हम पढ़ेंगे कि इंडिया में बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स की क्या हिस्ट्री रही और क्या फेजेस रहे और किस तरह से ये डेवलप हुआ. सेक्शन 2 में हम पढ़ेंगे बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स की डेफिनीशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, पर्पस क्या है. तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बिजनेस, कॉमर्स और ट्रेड की डेफिनेशंस क्या होती है. बिजनेस, an occupation in which people regularly engage in activities related to purchase, production and or sales of goods and services with the view to earn profit. बिज़नेस में क्या है कि हमें रेगुलर बेसिस पे ही बाइंग एंड सेलिंग करना चाहिए. अगर हमने जैसे कि महीने में एक बार कर लिया, हफ्ते में एक बार कर लिया, साल में एक बार कर लिया तो उसे हम बिज़नेस नहीं कहेंगे. हमें रेगुलर होना पड़ेगा. बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस हमेशा करना पड़ेगा और इसका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है. कुछ कभी कभी होता है कि हम लोग ऐसे ही मतलब कि काइंड के लिए कर देते हैं, किसी की हेल्प करने के लिए कर देते हैं, पर नहीं, उसे बिज़नेस नहीं कहेंगे. बिज़नेस तभी कहलाएगा जब हम रिटर्न में कुछ प्रॉफिट अर्न करेंगे. Second, commerce. All those activities which are necessary for facilitating the exchange or distribution of goods and services. Trade. It refers to the buying and selling of goods and services. तो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया. ये ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड इंडिया की हिस्ट्री क्या रही है. तो इसमें बहुत से पॉइंट्स आते हैं जैसे इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, राइज इन ऑफ इंटरमीडियरीज, ट्रांसपोर्ट, trading communities, that is merchant corporation, major trade centers, major exports and imports, position of India subcontinent in the world economy, India begins to reindustrialize. So ये सब हम पढ़ेंगे इसके अंदर. तो चलिए, ये जो फ़ोटो है मेंशन की है उसमें आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि वर्ल्ड रूट क्या क्या है, मतलब इंडिया का जो ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है वो क्या है. जैसे कि यहाँ हम ओवरलैंड सिल्क रूट देख रहे हैं और मैरीटाइम सिल्क रूट देख रहे हैं. ओवरलैंड सिल्क रूट क्या है कि जो ऑन लैंड जो हमारे जहाँ मतलब कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के जितने रास्ते थे वो कैसे कैसे थे. जैसे ये रेड लाइन है चाइना टू इंडिया, चाइना टू पर्शिया, अरेबिया, इजिप्ट, ये सब ऑन लैंड है, मतलब कि लैंड से होके जाता था. जैसे मे बी बाय कार, बाय ट्रेन, तो ये सब रूट से आता था. और मैरीटाइम सिल्क रूट में क्या है कि जितने मरीन मतलब जितने सी के थ्रू जितने सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती थी वो दिखा रहा है कि इंडिया से कैसे सामान अरेबिया जाता था, यूरोप कैसे जाता था, इजिप्ट कैसे जाता था. तो ये सब है. तो ये बहुत मेजर चीज़ है जानना हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री ऐसी थी, यही थी. तो नेक्स्ट टॉपिक है इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिससे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं. तो ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है. पहले क्या था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स के लिए, कुछ ख़रीदने के लिए मनी नहीं था. तो मनी से पहले बार्टर सिस्टम चलता था. इसमें बार्टर सिस्टम में क्या होता है, एक गुड के बदले दूसरा गुड को एक्सचेंज करते थे. तो वो चलो मतलब कि जब स्टार्टिंग में चलता था तो उस टाइम बहुत प्रॉब्लम्स भी थी. प्रॉब्लम्स में क्या था कि हमें फाइंड करना पड़ता था. जैसे कि हमारे पास जो चीज़ है, हमारे पास जो गुड्स है, तो देखते थे कि कोई ऐसा पर्सन मिल जाए वो चीज़ ले ले हमसे जो हमारे पास है और हमें अपनी वो चीज़ दे दे जो हमें ज़रूरत है. तो ये ऐसा एक पर्सन ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट था. और भी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि स्टोरेज प्रॉब्लम थी, क्योंकि तब क्या था कि हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते. अभी क्या हमारे पास फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब में हम रख लेते, पर पहले ये सब नहीं था.
तो जो जिसके हम मेजर चीज़ें क्या अनाज वनाज ही लेते थे, और उसे स्टोर करने में प्रॉब्लम होती थी, तो हम लोग उसे बंच में नहीं ले सकते थे। ये भी एक प्रॉब्लम थी। और एक प्रॉब्लम थी क्वांटिटी की, बहुत मेजर प्रॉब्लम थी क्वांटिटी की। उसमें क्या था कि अगर समझ लो हमें 1 किलो अगर एप्पल चाहिए, तो अगर हमने 1 किलो ग्रेप्स से 1 किलो एप्पल का एक्सचेंज कर लिया, तो होता है ना कि अंगूर सस्ते होते हैं पर जो सेब होता है वो महंगा होता है, पर क्वांटिटी 1 किलो है। तो वही बात आती थी कि क्वांटिटी के हिसाब से हम बहुत सी चीज़ें नहीं कर सकते थे। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी। तो बाद में जब राजा महाराजा जब सब लोग आए, उन्होंने अपने अपने कॉइन्स चलाए जिसमें उनकी फ़ोटो बनी रहती थी। अलग अलग राज्य के राजा अपने कॉइन्स चलाते थे, तो इसलिए अलग अलग राज्य के अलग अलग कॉइन्स हो जाते थे जिस पे उनकी फ़ोटो बनी रहती थी। तो जो कॉइन्स थे दे आर मेड अप ऑफ मेटल। पहले सोने के आए कॉइन्स, फिर चांदी के बने, और फिर धीरे धीरे मेटल में वो बदल गए, मतलब मेटल के बनने लगे। तो ऐसे मनी का इवोल्यूशन हुआ। तो अब कॉमर्स इसमें कैसे आया? तो आज से पहले क्या होता था, जो लेंडर्स थे वो जब भी हमको पैसों की ज़रूरत होती थी ना, तो वो क्रेडिट पे हमें पैसे दे देते थे, हमें उधार पे पैसे दे देते थे, पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ही चार्ज करते थे। तो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम लगभग लेंडर्स जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके पास एक एडवांटेज था कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो हम उन पैसों को सबमिट कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं, और अगर इन फ्यूचर हमें जब भी ज़रूरत पड़े तो वो पैसे जो एक्स्ट्रा हमने दिए हैं वो उनसे ले सकते थे, ऑन क्रेडिट वो भी। यानी ये एक तरह से बैंक की तरह काम करते थे। पर प्रॉब्लम वॉज दैट पैसा हमें जमा कर सकते थे, और जब भी नीड हो पैसा ले भी सकते थे, लेकिन जो पैसा जमा कर रहे थे उस पे ये लोग बहुत कम इंटरेस्ट देते थे। अगर लोन की ज़रूरत पड़ती थी तो वो टोटली लूट लेते थे, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेते थे इसलिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है राइज इन इंटरमीडियरीज। तो इंटरमीडियरीज वो होते हैं जो मिडिलमैन होते हैं, वो उनको इंटरमीडियरीज कहते हैं। तो intermediaries played a prominent role in the promotion of trade. They provide considerable finance security to the manufacturers by assuming responsibility for the risk involved, especially in foreign trade. It comprised commission agents, brokers, and distributors both for wholesale and retail of goods. So intermediaries are those middlemen who helps others, who helps the wholesaler, retailer, or any person who have any type of question related to the business, तो वो उनकी हेल्प करते थे। तो ये जो राइज इन इंटरमीडियरीज है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, एक होता है ट्रेडिंग इंटरमीडियरीज। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में क्या होता है, ये होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, के मनी से रिलेटेड जो हेल्प करते हैं इसके अंदर वो आते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर, ब्रोकर्स एक्सेट्रा। ट्रेडिंग इंटरमीडियरीज में मतलब जैसे कुछ बाय एंड सेल करना होता है, उसमें जितने भी मिडिल मैन आते हैं उसे कहते हैं। तो जैसे कि एजेंट हो गया, ब्रोकर, डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर। तो कस्टमर के आने के पहले जितने बंदे होते हैं, जितने लोग होते हैं, वो मिडिल मैन होते हैं, वो इंटरमीडियरीज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट। Transport by land and water was popular in the ancient times. Trade was maintained by both land and seas. Roads as a means of communication had assumed key importance in the entire process of growth, particularly of the inland trade and for trade over land. The northern roadway route is believed to have stretched originally from Bengal to Taxila. ये इसमें क्या बताया गया है कि जितने ट्रांसपोर्ट पहले कैसे होते थे, मतलब क्या क्या रास्ते थे। तो ये जो एरिया जो आपको रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर के दिख रहे हैं, तो ये रास्ते हैं जहाँ जहाँ से मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था।
तो ये पहले की है, इसे ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिंग कम्युनिटीज़। इसमें क्या है, अलग अलग जगह में अलग अलग लोग मैनेज करते थे ट्रेड। जैसे कि पंजाबी एंड मुल्तानी मर्चेंट्स जो थे, वो जो नॉर्थन रीजन है वो हैंडल करते थे। सारा बिजनेस नॉर्थन रीजन का वो लोग हैंडल करते थे। जबकि जो भट्ट्स वो मैनेज करते थे गुजरात एंड राजस्थान के जितने ट्रेड होते थे, उस स्टेट के बिज़नेस को वो मैनेज करते थे। जो वेस्टर्न इंडिया में जो लोग मैनेज करते थे उन ग्रुप्स को कहा जाता था महाजन्स। और छठ वहाँ के थे साउथ एरिया के जो थे उनको छठ कहते थे। और जबकि जो अहमदाबाद के रहते थे, अहमदाबाद जो जगह हो गई, ये सब अर्बन सेंटर्स होते थे जितने, वहाँ के लोग, वहाँ जो नगर सेठ लोग होते थे वो मैनेज करते थे सारे बिजनेस जो होता है वो सब। तो नेक्स्ट टॉपिक है मर्चेंट कॉर्पोरेशंस। अ मर्चेंट बैंक इज़ अ कंपनी दैट conducts underwriting, loan service, financial advising and fundraising services for large corporations and high net worth individuals. Unlike retail or commercial banks, merchant banks do not provide services to the general public. They do not provide regular banking services like checking account and do not take deposits. The functions of merchant corporations are provide finance, promotion activities, broker in stock exchange, advice in modernizing and expansion. तो मर्चेंट कॉर्पोरेशंस क्या थे, वो हेल्प करते थे किसी भी इंडिविजुअल का, जैसे कि फंड से रिलेटेड हेल्प हो गया, लोन दे दिया, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस दे दी, तो वो सब हेल्प करते थे। तो इसके फंक्शन क्या है, प्रोवाइड फाइनेंस। वो फाइनेंस प्रोवाइड करते थे बाय गिविंग सम पैसा, जिससे जो बाद में शायद क्या वो जो बाद में वापस ले लेते थे। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ लाइक एडवर्टीज़मेंट, न्यूज़पेपर में दे दिया, टीवी पे दे दिया, इधर उधर दे दिया, तो उसमें बहुत हेल्प करते थे। ब्रोकर्स इन स्टॉक एक्सचेंज एंड एडवाइस इन मॉडर्नाइजिंग एंड एक्सपेंशन। जैसे किसी को भी होता है ना, न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ होगा तो वो उसमें एडवाइस देते थे अपनी, वो बताते थे कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो बात बहुत हेल्प करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है मेजर ट्रेड सेंटर्स। देयर वेर ऑल काइंड ऑफ टाउन्स, पोर्ट टाउन्स, मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स, मर्केंटाइल टाउन्स एट्सेट्रा। देयर एग्जिस्टेंस इन एन इंडेक्स ऑफ prosperity of merchant communities and professional classes. तो जो ट्रेड सेंटर्स थे वो मेजरली 2 टाइप के होते हैं, जहाँ तक पता है, जहाँ तक होते हैं। एक होता है इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, एक होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बेसिस पे बता रहे हैं, द फॉलोइंग वर द लीडिंग ट्रेड सेंटर इन एशियंट इंडिया। दे वेयर पातालीपुत्र, पेशवर, टक्सिला, इंद्रप्रस्था, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन, सूरत, कांची, मदुरा, ब्रोच, कावेरीपत्ता, तमरालीपति। ये जो 13 सेंटर्स हैं वो एशियन टाइम के लीडिंग ट्रेड सेंटर्स थे। नेक्स्ट टॉपिक है मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। तो इसमें क्या है कि जो एशियन टाइम में जितने मेजर एक्सपोर्ट मतलब कि जो सामान, जो प्रोडक्ट, जो गुड्स इंडिया से कहीं फॉरेन कंट्री में जा रहा है उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। और जो अगर हम लोग कहीं फॉरेन कंट्री से कुछ इंडिया में लाते हैं उसे इंपोर्ट कहते हैं। तो एशियन टाइम में जितने भी मेजर चीज़ें थी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती थी वो यहाँ बताया गया है। जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी एशियन टाइम में वो थी स्पाइसेस, सेसमे ऑयल, शुगर, ओपियम, इंडिगो, कॉटन, पैरट, live animals and animals product like hides, skin, furs, horns, tortoise shell, pearl, ये सब चीज़ें जितनी थी ये सब एक्सपोर्ट होती थी। और जो इंपोर्ट होती थी वो थे हॉर्सेस, गोल्ड, सिल्वर, फ्लैक्स, चाइनीज़ सिल्क, एनिमल प्रोडक्ट्स, लाइनन, लेड। तो ये सब जो चीज़ें थी ये सब इंपोर्ट होती थी। नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। एक यहाँ पूरा मैंने फिगर दिया रखा है, ये आपको
मतलब कि याद रखने में बहुत आसानी होगी। तो between the 1st and 7th century CE, India was estimated to have the largest economy of the ancient and medieval world, controlling about one third and one fourth of the world's wealth. The country was often referred to as Swarna Bhumi or Swarndeep in the writing of many travelers. They repeatedly referred to the prosperity of the country. The pre-colonial period in Indian history was an age of prosperity for Indian economy and made the Europeans embark great voyage of discovery. Initially, they came to plunder. Some soon realized the rewards of trade in exchange of gold and silver. Despite the growing commercial sector, it is evident that the 18th century Indian was far behind Western Europe in technology, innovation, and ideas. With the increasing control of the East India Company causing lack of freedom and no occurrence of agriculture and scientific revolution, limited reach of education to the masses, population growth and preference to machines over manual skill made India a country which is prosperous but with people who were poor. The British Empire began to take roots in India in the mid 18th century. The East India Company used revenue generated by the province under its rule for purchasing Indian raw material like spices and goods. Hence, the continuous inflow of bullion that used to come on account of foreign trade stopped. This changed the condition of the Indian economy from being the exporter of the processed goods to the exporter of raw material and buyer of manufactured goods. नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया बिगिंस टू री इंडस्ट्रियलाइज। तो इंडिया कैसे वापस खुद को संभालता है वो जानने के लिए हमने पिछला टॉपिक पढ़ा जिसमें था जो था पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी। तो उसमें कहता था कि कैसे हम लोगों ने मशीनरी से हटके जो मैन होते हैं उन पे फोकस किया, उनको वर्क दिया, उनको बदले में पैसे दिए जिससे उनकी जो होती है ना उनकी लाइवलीहुड चेंज हो सुधरे। तो वो करने की वजह से हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग द इकोनॉमी स्टार्टेड एंड इंडिया वेंट फॉर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. The first 5-year plan was implemented in 1952 due to importance was given to the establishment of modern industry, modern technological and scientific institutes, space and nuclear programs. Despite these efforts, the Indian economy could not develop at a rapid pace. Lack of capital formation, rise in population, huge expenditure on defense of inadequate infrastructure were the major reasons. As a result, India relied heavily on borrowing from foreign sources and finally agreed to economic liberalization in 1991. The Indian economy is one of the fastest growing economies in the world today and a preferred FDI destination. The high growth sectors have been identified which are likely to grow at a rapid pace world over. The recent initiative of the Government of India such as Make in India, Skill India, Digital India and rollout of the Foreign Trade Policy FTP 2015 to 20 is expected to help the economy in terms of export and import and trade balance. Okay, so these are the topics which are covered in this video. I hope you will get all the information related to these topics.